एवरीवन, वेलकम टू न्यू सेशन, न्यू क्लास। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आपके 5th सेमेस्टर का 3rd पेपर है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जबकि हमारे पास अकाउंटिंग का पहले एक पुराना सिस्टम भी था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप बड़ा लिमिटेड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते थे कि जितनी भी फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस होती थी उसे रिकॉर्ड किया जाता था। रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लासीफाई करते थे, समराइज करते थे। उसकी मदद से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ताकि हमें ये पता लगे कि एक बिजनेस को स्पेसिफिक पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती थी ताकि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जा सके। जब तक बिजनेस छोटा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस लार्ज स्केल पे होने लगा, इसके अलावा जैसे जैसे प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होने लगी, तब ये ज़रूरत महसूस हुई कि प्रॉफिट एनालिसिस के साथ साथ कॉस्ट एनालिसिस भी किया जाना चाहिए। तभी हम अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। कॉस्ट एनालिसिस में क्या किया जाता है? कॉस्ट एनालिसिस या कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी भी कॉस्ट आई, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके और उसे रिड्यूस किया जा सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा कंसेप्ट समझने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट क्या होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सेक्रीफाइस्ड इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या हुआ? देखो, जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं तो उसके बदले में जो हमें कैश या कैश इक्विवेलेंट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो कॉस्ट होगा। इसके अलावा कॉस्ट के एक और मीनिंग भी है। कॉस्ट मीन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी वो खर्चा, चाहे वो एक्चुअल है चाहे वो नॉशनल है, इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। किसी वस्तु या एक्टिविटी पे किया गया खर्चा, चाहे वो वास्तविक रूप से किया जाए चाहे वो नॉशनल यानी इम्प्यूटेड हो। नेक्स्ट हम करेंगे कॉस्ट के मीनिंग के बाद कि कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्टिंग इज़ द टेक्निक एंड प्रोसेसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या है? वो टेक्निक है, वो प्रोसेसेस हैं जिसकी मदद से हम किसी गुड्स या सर्विसेज की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, असर्टेन करते हैं। वो क्या हो जाएगी आपकी कॉस्टिंग। कॉस्टिंग रेफर टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड। कॉस्टिंग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किया गया है, वो सर्विस जो प्रोवाइड की गई है, उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कैलकुलेट करना कॉस्टिंग है। इन ऑर्डर टू असर्टेन कॉस्ट इट इन्वॉल्व्स सिस्टम, मेथड, टेक्निक्स ऑफ एक्यूमुलेशन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। किसी भी गुड्स या सर्विसेज की कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए यानी लागत को निकालने के लिए पूरा एक सिस्टम है, मेथड है, टेक्निक है जिनकी मदद से हम कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं, फिर उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है देन व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ए स्टडी ऑफ दोज कंसेप्ट्स, tools and techniques which helps in ascertaining and analysis of cost. Cost accounting क्या हुआ? इसमें वो कंसेप्ट, वो टूल्स, वो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं जिसकी मदद से हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? अकाउंटिंग का एक मेथड है। किसके लिए? टोटल कॉस्ट के लिए, पर यूनिट कॉस्ट,
किसकी पर यूनिट कॉस्ट? किसी प्रोडक्ट की, सर्विस की, ऑर्डर की, प्रोसेस की, जॉब की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना और उसको रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। देन व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी? अब तक हमने पढ़ा कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें कॉस्टिंग भी इंक्लूड है, कॉस्ट भी इंक्लूड है, कॉस्ट कंट्रोल भी इंक्लूड है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी इंक्लूड है। ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटेंसी में इंक्लूड हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या हुआ? कॉस्ट अकाउंटेंसी इज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and ascertainment of profitability, as well as presentation of information for the purpose of managerial decision making। ICMA की ये डेफिनेशन है। इसमें क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? अब तक हमने जो कॉस्ट पढ़ा, कॉस्टिंग पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, उन सब के प्रिंसिपल्स को, मेथड को, टेक्निक्स को यूज़ करके कॉस्ट कंट्रोल करना, प्रॉफिटेबिलिटी असर्टेनमेंट करना। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट। किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विस की, जॉब की प्रॉफिटेबिलिटी असर्टेन करना और इन इंफॉर्मेशंस को मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए प्रेजेंट करना किस में आता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी में आता है। नेक्स्ट करेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है? इसमें हम एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे। मान लो आपकी फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है, उसमें टेबल प्रोड्यूस की जा रही हैं। एक महीने में आपने 1000 टेबल प्रोड्यूस की, तो वो 1000 टेबल प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट कितनी थी और पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, ये कैलकुलेट करना कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब ये जो टेबल प्रोड्यूस हो रही हैं आपकी फैक्ट्री में, देखो उस पर कौन कौन से खर्चे किए जाएंगे। टेबल यदि वो वुडन टेबल हैं तो सबसे पहले आप वुड परचेज करोगे, यानी मटेरियल का खर्चा आएगा। सेकंड, जो कारपेंटर है वो उसको बनाएगा, यानी उसको जो पेमेंट की आपने वो लेबर का खर्चा है। इसके अलावा जो मटेरियल और लेबर के अलावा जो अदर खर्चे होंगे, अदर एक्सपेंसेस होंगे, वो अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इन तीनों तरह की कॉस्ट को कंट्रोल करना कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट कंट्रोल होगी तभी हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन अलग है, कॉस्ट कंट्रोल अलग है। कॉस्ट कंट्रोल तो क्या है? मटेरियल की वेस्टेज को रोक के कॉस्ट को कंट्रोल करना, लेबर की वेस्टेज को। मान लो आपने डेली वेज पे यानी दिहाड़ी पे आपने वर्कर अपॉइंट किए टेबल्स को बनाने के लिए, वो चाय पीने में, इधर उधर घूमने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, टेबल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो लेबर पे कंट्रोल रखना ताकि लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ ना हो, मटेरियल की वेस्टेज ना हो, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट रिडक्शन क्या है? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगातार रिसर्च करते हुए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की नई नई टेक्निक्स की खोज करते रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करें अपने बिजनेस में ताकि कॉस्ट को परमानेंटली रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। जैसे पहले यदि टेबल बनाने का काम
मैनुअल हो रहा था। टेबल या लकड़ी, टेबल बनाने के लिए जो वुड को काटा जाता है उसे मैनुअल काटा जाता था, आई से वर्कर उसे काट रहा था। यदि वो काम मशीन से होने लग जाए, ठीक है, तो मैनुअल वर्क की जगह यदि हम मशीन वर्क पे आ जाएं तो जो कॉस्ट है वो परमानेंट रिड्यूस हो जाएगी। तो नई नई टेक्निक्स को अप्लाई करना, मशीन्स को अप्लाई करना, ताकि परमानेंट कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट। लाभ कमाने की क्षमता को हम प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। हमारे बिजनेस यूनिट की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और एक्चुअल में हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये कैलकुलेट करना कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे एक्चुअल प्रॉफिट हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, उतने ही हो। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना। सेलिंग प्राइस, मान लो किसी गुड्स की या प्रोडक्ट की आपको कॉस्ट नहीं पता, तो आप उसका सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करोगे? सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ऐसे ही फिक्स किया जाता है। यदि आपको कॉस्ट नहीं पता तो आप सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर पाओगे। इसीलिए कॉस्ट इसलिए कैलकुलेट की जाती है ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज के सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकें, डिटरमाइन कर सकें। इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। देखो, किसी भी बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसे डे टू डे बहुत सारे पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे बिजनेसमैन को ये डिसीज़न लेना पड़ता है कि किसी वस्तु को या किसी प्रोडक्ट को परचेज किया जाए या फैक्ट्री में ही प्रोड्यूस किया जाए, जिसे हम मेक और बाय डिसीज़न कहते हैं। यानी बना बनाया प्रोडक्ट मार्केट से परचेज किया जाए या उसे खुद की फैक्ट्री में बनाया जाए। इसमें हम एक एग्जांपल करते हैं। मान लो आपकी बाइक मैन्युफैक्चर करने की कंपनी है, बिजनेस यूनिट है। उस बाइक का जो इंजन है वो आप मार्केट से बना बनाया परचेज करके असेंबल भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उस इंजन को अपनी फैक्ट्री में पहले प्रोड्यूस करोगे, उसके बाद उसे बाइक में असेंबल करोगे। तो दोनों डिसीज़न में से किसे चूज़ किया जाए, दो अल्टरनेटिव्स में से किसे चूज़ किया जाए, इस तरह के डिसीज़न लेने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर्स को हेल्प करती है। ठीक है। ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले है हेल्प्स इन मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? मैनेजमेंट के डे टू डे के जो फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल, इन सब में कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर्स को हेल्प करता है। प्लानिंग में ये कैसे हेल्प करता है? प्लानिंग में बजट्स बनाए जाते हैं। बजट्स किस लिए बनाए जाते हैं? बजट्स आर द फ्यूचर प्लान इन न्यूमेरिकल फॉर्म। बजटरी कंट्रोल की मदद से कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर्स को प्लानिंग में हेल्प करता है। मोटिवेशन में कैसे हेल्प करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में वर्कर्स को वेजेस देने के लिए बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स चलाई जाती हैं। बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स हैं, उनकी मदद से एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में डिफरेंशिएट करते हुए उन्हें वेजेज प्रोवाइड की जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो अच्छे वर्कर हैं वो ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल की वेस्टेज पे कंट्रोल करने का पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जाता है। मटेरियल की वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? मटेरियल की परचेज का प्रॉपर सिस्टम होता है। उसकी स्टोरिंग के लिए मटेरियल को परचेज करने के बाद स्टोर रूम में स्टोर किया जाता है।
उसके लिए प्रॉपर सिस्टम और मेथड्स हैं। इसके अलावा मटेरियल को जब स्टोर रूम से प्रोडक्शन के लिए इशू किया जाता है उसकी भी प्रॉपर टेक्निक्स हैं ताकि मटेरियल की वेस्टेज पे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा लेबर की वेस्टेज पे भी कंट्रोल किया जाता है। ये पूरा चेक रखा जाता है कि आइडल टाइम कितना है। अब आइडल टाइम क्या है? आइडल टाइम यानी सुस्त समय, वो टाइम जब वर्कर्स काम पे तो हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। आइडल टाइम पे कंट्रोल रखा जाता है, ओवर टाइम पे कंट्रोल रखा जाता है। ओवर टाइम की वेजेस जो हैं वो नॉर्मल टाइम की वेजेस से डबल होती हैं। यदि वर्कर्स का ओवर टाइम बढ़ जाएगा तो लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ओवर टाइम पे कंट्रोल रखा जाता है, लेबर टर्नओवर पे कंट्रोल रखा जाता है। इन सब की मदद से ओवरऑल वेस्टेज जो है वो कंट्रोल हो जाती है। थर्ड है इकोनॉमी इन कॉस्ट। इकोनॉमी इन कॉस्ट में क्या है? कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, यानी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं ताकि कॉस्ट को परमानेंटली रिड्यूस किया जाए। नई नई टेक्निक खोजी जाती हैं, मेथड खोजे जाते हैं प्रोडक्शन के लिए ताकि ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस की जा सके। इसके लिए ऑपरेशनल रिसर्च किया जाता है, वैल्यू एनालिसिस टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट में ये देखा जाता है कि क्या मशीन्स और प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज हो रही हैं या नहीं हो रही, यानी काम कर रही हैं या नहीं कर रही। प्लांट और मशीन्स कितने समय तक आइडल रहे यानी खाली पड़े रहे, उन पे काम नहीं हुआ, ये पूरा चेक रखा जाता है। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दो टेक्निक्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कंट्रोल के पर्पज़ से यूज़ होती हैं। बजट्स क्या है? बजट्स फ्यूचर प्लान है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं। बजटेड और स्टैंडर्ड डाटा का एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन के बाद जो डिफरेंसेस आते हैं, जो अंतर आता है जिसे हम वेरिएंस कहते हैं, उसे स्टडी किया जाता है। ये देखा जाता है कि इन वेरिएंस के लिए कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल हैं ताकि करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकें। नेक्स्ट है पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर बनाते थे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं क्योंकि मटेरियल का जो स्टॉक है उसका लगातार रिकॉर्डिंग की जाती है। जैसे जब भी मटेरियल परचेज किया उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, वो यूज़ हुआ उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इतना प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड डाटा हमेशा अवेलेबल रहता है, जिसकी मदद से हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट कंट्रोल के लिए ये ज़रूरी है कि हम कॉस्ट को कंपेयर करें, कंपैरिजन किया जाए। कंपैरिजन दो तरह से होता है। एक तो खुद के प्रोडक्ट की प्रेजेंट कॉस्ट का पास्ट ईयर की कॉस्ट के साथ कंपैरिजन, यानी आज हमने इस साल यदि कोई प्रोडक्ट बनाया है उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ आई है पर यूनिट, तो हम ये देखेंगे कि लास्ट ईयर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई थी। मान लो लास्ट ईयर वो 98 रुपीज़ आई थी, तो ये 2 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आया? क्या मटेरियल के रेट्स बढ़ गए हैं, क्या लेबर के रेट बढ़ गए हैं? इन सबको अच्छे से कंपेयर किया जाए। यदि मटेरियल, लेबर और सारे एक्सपेंसेस एज इट इज़ हैं यानी उनमें कोई चेंज नहीं आया, तो 2 रुपये की कॉस्ट क्यों बढ़ी? ये हमें तभी पता लग पाएगा जब हम कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। इसके अलावा कॉस्ट कंपैरिजन का सेकंड मेथड है अपने प्रोडक्शन यूनिट की कॉस्ट का कंपैरिजन किसी दूसरे प्रोडक्शन यूनिट की कॉस्ट के साथ करना, यानी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट की तुलना दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ करना। इससे भी हमें पता लगता है कि हमारी कॉस्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट से कम है या ज़्यादा है। लास्ट है यूज़ इन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स को डे टू डे बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं, जैसे मेक और बाय डिसीज़न है। मेक और बाय डिसीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है प्रोडक्ट
लाइन से रिलेटेड डिसीज़न कि प्रोडक्ट लाइन में किस प्रोडक्ट को बनाना बंद किया जाए, किस नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए, प्रोडक्ट मिक्स से संबंधित डिसीज़न, ये सारे डिसीज़न लेने में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम कर चुके, अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने अब तक जो भी अकाउंटिंग पढ़ी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर in a systematic manner and interpreting the result thereof। हमने ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से की हुई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल कैरेक्टर की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में पोस्ट की जाती है यानी उसे क्लासीफाई किया जाता है, फिर समराइज़ किया जाता है और उससे रिजल्ट निकाले जाते हैं। रिजल्ट कैसे निकाले जाते हैं? प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिस्टम हमारे पास था। फिर उसमें ऐसी कौन कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत महसूस हुई। अब हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट है लैक ऑफ डिटेल ऑफ मटेरियल्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें डिटेल में नहीं बताता किसी भी प्रोडक्ट की मटेरियल की कॉस्ट के बारे में। वो ये नहीं बताता कि किसी प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगा, कितने रुपए का इनडायरेक्ट मटेरियल लगा। इसी तरह से ही लेबर कॉस्ट के बारे में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई डाटा प्रोवाइड नहीं करता। लेबर कॉस्ट यानी किसी गुड्स या सर्विस को, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने में कितनी लेबर लगी, उस लेबर में कितना आइडल टाइम की लेबर है, कितना ओवर टाइम की लेबर कॉस्ट है, कितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, कितनी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। देखो ये सारी टर्म्स तुम लोग पहली बार सुन रहे हो, दैट्स मीन हमने इसके बारे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले कभी भी नहीं पढ़ा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ओवरहेड। अब ओवरहेड क्या होते हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं पढ़ा हुआ। ओवरहेड क्या होते हैं? जितने भी हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारे ओवरहेड कहलाते हैं। जब हमने ओवरहेड के बारे में नहीं पढ़ा तो उसका क्लासिफिकेशन और एनालिसिस भी हमने फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं किया। जब हमें हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट का नहीं पता होगा तो ना तो हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे, ना हम उसे कंप्यूट कर पाएंगे, ना हम उसे रिड्यूस कर पाएंगे। इसका ओवरऑल रिजल्ट ये होगा कि हम अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। हम टोटल कॉस्ट को नहीं कंट्रोल कर पाए तो हमारे प्रॉफिट जो है वो अपने आप कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिटेल ऑफ कॉस्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में कोई डिटेल नहीं देता, ना ही इसके एलिमेंट्स के बारे में कोई डिटेल देता है। कॉस्ट के एलिमेंट क्या होते हैं? कॉस्ट क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। किसी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड होती है, वो जो एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड होते हैं वो कॉस्ट है। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। यानी किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए 3 तरह के खर्चे होते हैं। पहले वो जो मटेरियल पे होते हैं, सेकंड वो जो लेबर पे होते हैं, थर्ड वो जो एक्सपेंसेस यानी मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चे हैं वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ये सारी डिटेल हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं मिलती। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, यदि हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसका सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करते हैं? हम ये देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आई, उसमें हम अपना डिज़ायर्ड प्रॉफिट ऐड करते हैं, यानी जितना भी प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं वो ऐड करते हैं, तो उसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस आता है।
मान लो आप पेन प्रोड्यूस कर रहे हो, पेन को बनाने की कॉस्ट आई 8 रुपीज़, उसमें 2 रुपीज़ आपने अपना प्रॉफिट ऐड किया, तो पेन का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 10 रुपये एक पेन का सेलिंग प्राइस हुआ। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि पेन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है, तब तक आप उसका सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर पाओगे। लास्ट है डिफ़िकल्टी इन एनालाइजिंग प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ये नहीं बताता कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें से कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी नॉन प्रॉफिटेबल हैं, या हम यदि 4 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी हम 4 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें से कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे और सेल करने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, किसको सेल करने पे हमें लॉस हो रहा है, इस तरह का डाटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं करता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से ही कॉस्ट अकाउंटिंग का ओरिजिन हुआ। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ये हम कर चुके हैं अभी। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग classifies, records, present and interpret in a significant manner the material, labor and overhead cost involved in product and service. कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट आई, चाहे वो मटेरियल के रूप में आई, चाहे वो लेबर के रूप में आई, चाहे वो ओवरहेड के रूप में आई, उसको क्लासीफाई करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, उसको प्रेजेंट करता है और उससे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स हमने पढ़े हुए हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स, बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का जो मालिक है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है ये जानने के लिए कि उसे अपने बिजनेस से प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है। इसके अलावा वो लोग जो बिजनेस को पैसा उधार में देते हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, बैंकिंग फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है, ये जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं वो सारे के सारी बिजनेस की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं उससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो बिजनेस की इंटरनल पार्टी को ही प्रेजेंट की जाती हैं। इंटरनल पार्टी यानी मैनेजर्स को ही प्रेजेंट की जाती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम यूज़ हो भी सकता है और कुछ जगह पे नहीं भी यूज़ होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में वो सारे इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद ही बनाए जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग ये गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बाउंड नहीं है। इट कैन यूज़ एनी अकाउंटिंग टेक्निक और प्रैक्टिस विच जनरेट यूज़फुल इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी टेक्निक, कोई भी मेथड जिससे हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो मेथड और वो टेक्निक कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ की जा सकती है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें किसी भी बिजनेस का ओवरऑल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें हर प्रोडक्ट का, जॉब का, डिपार्टमेंट का, सर्विस का, यानी इन सब का हम अलग अलग से भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है वो इन टर्म ऑफ मनी यूज़ किया जाता है, यानी फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, मुद्रा के रूप में जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं, सिर्फ उसे रिकॉर्ड करते हैं।
कॉस्ट अकाउंटिंग में मॉनेटरी यूनिट्स के साथ साथ, है ना, अदर यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेबर के लिए आवर्स यूज़ कर सकते हैं, मशीन आवर्स यूज़ कर सकते हैं। टाइम स्पेन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डाटा एक डेफिनाइट टाइम के लिए, नॉर्मली 1 साल के लिए प्रिपेयर किया जाता है। एट द एंड ऑफ ईयर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड व्हेन एवर नीडेड, जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो तब हम उसे बना सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या हुआ? कॉस्ट अकाउंटेंट परफॉर्म एक्शंस एज अंडर, क्या क्या काम करता है? सबसे पहले वो एनालिसिस करता है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी और ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने आए, ठीक है। इसके अलावा वो ये देखता है कि डेली प्रोडक्शंस जो हो रही है उसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के साथ वो रिकॉन्सिल करता है, डेली प्रोडक्शन को अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के साथ रिकॉन्सिल करता है। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि नई नई आइटम्स के बारे में रिसर्च की जा सके और उसे प्रोड्यूस किया जा सके और मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव किया जा सके। इसके अलावा कॉस्ट इम्प्रूवमेंट टेक्निक को वो डेवलप करने में कंट्रोलर को असिस्ट करता है, यानी जब हम कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, नई नई टेक्निक्स डेवलप करते हैं, तो कंट्रोलर को असिस्ट करने का काम भी कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। इसके अलावा टू प्रिपेयर द न्यू प्रोडक्ट कॉस्टिंग एज वेल एज द ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस फॉर द मार्केटिंग, वो क्या करता है, नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की नई नई टेक्निक्स खोजता है। इसके अलावा मार्केट में हमें टोटल कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है उसका एनालिसिस भी करता है। थैंक यू।